द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से रिलेटेड आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू मेटाबॉलिज्म होता क्या है। तो मेटाबॉलिज्म सबसे पहले हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटा का मतलब होता है कैटाबॉलिज्म में जो कैटा वर्ड आ रहा है उससे आप समझिए कि इसमें काटना, कैटा मतलब काटना, काटने से आप याद रखिए कि इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है। और दूसरा पार्ट है इसका एनाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म से आप समझिए कि इसमें एडिशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, मतलब बिल्डिंग अप मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो कैटाबोलिज्म में काटना और एनाबोलिज्म में जोड़ना, यानी ब्रेक डाउन और एडिशन हो रहा है दोनों के अंदर अलग अलग। जब हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो एक मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन तैयार हो जाएगी आपके सामने। तो हम कह सकते हैं जैसे हमने कोई भी फूड जो हमारी बॉडी में खाया है उस फूड को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने के लिए कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस से उसे गुजरना होता है। तो जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट होते हैं तो फूड कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। तो फूड कन्वर्ट होता है एनर्जी के अंदर। तो इस तरह की जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस जो हुई ना हमारी बॉडी में, या और भी किसी पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उस प्रोसेस में भी, तो उस चीज़ को हम कह रहे हैं मेटाबॉलिज्म। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कमल खोरवाल और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करते हैं। इसमें चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। माइक्रोब्स एग्जिबिट द मेटाबॉलिज्म, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, द मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन विट्रो, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो जो आंसर सही होगा वो आंसर होगा आंसर नंबर 4। इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया था, यानी कि जो बाकी तीन बचे वो सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होता है इस क्वेश्चन के हिसाब से वो होता है फोर्थ नंबर। तो इसका सही आंसर जो था फोर्थ था। और इसको एक्सप्लेन किया जाए अगर कि इसमें अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर। मेटाबॉलिज्म जो है डिफाइनिंग फीचर है, कोई नॉन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर रिप्रोडक्शन। ऑप्शन चार आपके सामने है। पहला है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर लिंक्ड टुगेदर। फोर्थ है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, वो आप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर 2, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसको अगर अपन एक्सप्लेन करें कि इसका ये क्वेश्चन के हिसाब से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है सेकंड नंबर का। इसको हम करेक्ट करते हैं किस तरह से, रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन स्टेराइल ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल, हिनी, स्टेराइल या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, वर्कर बीज एटसेट्रा। तो इससे आपको क्या समझ आया कि रिप्रोडक्शन जो है एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो तो है ही, लेकिन ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। उसमें से कुछ एक्सेप्शन निकलते भी हैं। तो हम नहीं कह सकते कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इनमें से जो एक्सेप्शन निकले वो हमने यहाँ पे देखे कि किस किस के अंदर अब्सेंस होती है इस चीज़ की, म्यूल, हिनी, स्टेराइल या ह्यूमन कपल जो होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं वो, वर्कर बीज एटसेट्रा, इनके अंदर हमने देखा। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। तो जो क्वेश्चन आपने देखा यहाँ पे इसमें पूछा है नॉट अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। तो एग्जाम्स में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जिनमें वर्ड्स दे दिए जाते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, या कोई एक्सेप्ट नाम का वर्ड दे देते हैं। कई बार आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं किसी चीज़ के तो उसमें एक्सेप्ट नाम से वर्ड दे दिया जाता है कि एक्सेप्ट फिर बताइए, नोट दे देते हैं जैसे इसमें दिया है। तो इस तरह के वर्ड्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं ताकि आप आंसर गलत कर दो। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और फिर इसका आंसर कीजिए। इसके ऑप्शन है आपके सामने। फर्स्ट है ग्रोथ, सेकंड है रिपेयर, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है रिप्रोडक्शन। और इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर थर्ड, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर समझाया है। और इसका जो स्टेटमेंट जो करेक्ट रहेगा वो होगा ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्रोडक्शन आर द रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग साइंटिफिक नेम्स।
साइंटिफिक नेम्स के अकॉर्डिंग कौन सा इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉमन नेम्स, दीज एंश्योर डेट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, दीज हैव टू components, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। फोर्थ वन इज दीज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम्स। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 1, दीज आर ऑल्सो नोन एज कॉमन नेम्स। तो फिर से देखिए, आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए कि इसमें इनकरेक्ट वर्ड का यूज हुआ है, यानी इसमें आपको बताना है जो इनकरेक्ट होगा वो। बाकी 3 सही थे, यानी कि जो फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। साइंटिफिक नेम्स आर गिवन बाय बायोलॉजिस्ट बेस्ड अपॉन एग्रीड रूल्स एंड क्राइटेरिया। Question number 5th is, which statement is false about the growth shown by non-living objects? अब आपके सामने इस क्वेश्चन के अंदर false वर्ड का यूज हुआ है, ध्यान रखना। false मतलब जो गलत स्टेटमेंट है उसके बारे में आपको आंसर करना है कि 5th क्वेश्चन के हिसाब से सही क्या होगा, मतलब जो गलत स्टेटमेंट है वो चूज करना है आपको इसमें से। तो जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है आपके सामने। तो जो पहला ऑप्शन है वो है, द ग्रोथ अकर्स फ्रॉम आउटसाइड, द ग्रोथ इज रिवर्सिबल, द ग्रोथ इज ड्यू टू accumulation ऑफ मटेरियल ऑन द surface, द ग्रोथ इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब अंदर की साइड ग्रोथ होना, ग्रोथ अंदर होना, और एक्सटेंसिंग मतलब बाहर की तरफ ग्रोथ होना, ठीक है। अब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर 4, द ग्रोथ इज इंट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर यही होगा, और ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में। तो जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा वो होगा, द ग्रोथ शोन बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज एक्सटेंसिव ग्रोथ। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से ये ग्रोथ एक्सटेंसिव मानी जा रही है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर। मान लीजिए कि एक स्टोर रूम है जिसको आपने बिल्कुल धो के चमका के बिल्कुल पोछा वोछा लगा के बिल्कुल बंद कर दिया है, आपने चमका दिया, ठीक है। अब आपने इस रूम को बंद कर दिया। आज आज आप इस रूम को बंद कर देते हो और आज के 10 या 20 साल बाद आप इस रूम को खोल के देखोगे तो आप क्या देखोगे, जैसे ही आप रूम को खोलोगे तो रूम में क्या देखोगे आप, बहुत सी धूल मिट्टी जमा हो गई है वहाँ पे। तो जो उस रूम के अंदर धूल मिट्टी जमा हुई उसे हम कह रहे हैं एक्सटेंसिंग ग्रोथ, यानी जो बाहरी ग्रोथ हो गई ना उसको हम कह रहे हैं एक्सटेंसिंग ग्रोथ। जो रूम था वो क्या था, नॉन लिविंग था, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स रखे गए थे वो ऑब्जेक्ट्स भी क्या थे, नॉन लिविंग थे। तो यहाँ पे ग्रोथ क्या हुई, एक्सटेंसिव ग्रोथ हुई। अब एक्सटेंसिव ग्रोथ यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही होगा। अब आपको एक एक ऑप्शन समझा देता हूँ मैं। जो ग्रोथ अकर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो पहला ऑप्शन बोल रहा है ग्रोथ आउटसाइड होती है। तो ये बात सही कैसे है कि आपने देखा कि रूम के अंदर जो मिट्टी जमा हुई थी, जो धूल जमा हुई थी रूम के अंदर, वो आउटसाइड हुई थी। मतलब जैसे मान लीजिए आउटसाइड, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान रखा है तो उसके आउटर साइड में वो धूल जमा हो गई, तो ग्रोथ कहाँ हुई, आउटसाइड ग्रोथ हुई। ग्रोथ इज रिवर्सिबल, जो ये ग्रोथ हुई रिवर्सिबल। रिवर्सिबल हम कैसे कह सकते हैं, आपने धो के उस रूम को चमका कर आपने 10 साल के लिए 20 साल के लिए आपने बंद कर दिया, फिर वापस आपने खोला उसे, तो आपने क्या देखा, धूल मिट्टी जमा थी। अब उस धूल मिट्टी को आप हटा भी तो सकते हो, तो यानी वो रिवर्सिबल ग्रोथ थी। द ग्रोथ इज ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेस। ग्रोथ क्यों हुई, ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सर्फेसेस। तो अब हम समझ सकते हैं और हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ थी वो इंट्रिंसिक नहीं होती नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर, वो ग्रोथ कैसी होती है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। क्वेश्चन नंबर 6 इज, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट या शो। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या शो करते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, दूसरा है इवोल्यूशन, तीसरा है सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम, फोर्थ है रिवर्सिबल ग्रोथ। इसका जो आंसर होगा आंसर नंबर 4, रिवर्सिबल ग्रोथ। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, इवोल्यूशन, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम। ये वो शो नहीं करते, क्या शो करते हैं, रिवर्सिबल ग्रोथ शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ऑप्शन फर्स्ट है आपके सामने, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। सेकंड है, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस। थर्ड है, बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। फोर्थ है, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द जीनस स्टार्ट्स विथ अ स्मॉल लेटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा आंसर नंबर 4, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द जीनस स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जीनस ऑलवेज स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर। क्वेश्चन नंबर 8 इज, मार्क द इनकरेक्ट पेयर। इनकरेक्ट पेयर आपको इसमें मार्क करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हाइड्रा बडिंग, सेकंड है फ्लैटबॉम रीजनरेशन, थर्ड है अमीबा फ्रेगमेंटेशन,
फोर्थ है यीस्ट, बडिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर नंबर 3। अमीबा डिवाइड्स बाय बाइनरी फिशन नॉट फ्रेगमेंटेशन। ओके, अमीबा फ्रेगमेंटेशन के द्वारा डिवाइड नहीं होता, अमीबा कैसे होता है डिवाइड? बाइनरी फिशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट डू ए, बी एंड सी रिप्रेजेंट इन द गिवन साइंटिफिक नेम रेस्पेक्टिवली? मैग्नीफेरा इंडिका लेन, आपको पता होगा मैग्नीफेरा इंडिका लेन जो है ये किसका बायोलॉजिकल नेम है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें सेंड करे इसका आंसर क्या होगा। मैग्नीफेरा इंडिका लिन जो है वो किसका साइंटिफिक नेम है? ओके, चलिए इसके ऑप्शंस हम देखते हैं, इसका आंसर जानते हैं क्या इसका आंसर क्या होगा। ए, बी और सी जो है इसको रेस्पेक्टिवली हम लोग बताना है, इस ऑर्डर के अंदर ही अपन को बताना है, ए और बी और सी के ऑर्डर के अंदर, कि ये जो नीचे इंडिकेट किया हुआ है मैग्नीफेरा को सी, इंडिका को बी, लिन को ए, तो इनको हम कहते क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, ऑथर नेम। दूसरा है स्पेसिफिक नेम, जेनेरिक नेम, ऑथर्स नेम। तीसरा है ऑथर्स नेम, स्पेसिफिक नेम और जेनेरिक नेम। फोर्थ है जेनेरिक नेम, ऑथर्स नेम या स्पेसिफिक नेम। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर 3। पहला जो ए है वो डिनोट करता है ऑथर के नेम को, दूसरा बी है वो डिनोट करता है इसमें स्पेसिफिक स्पेसिफिक नेम को, और तीसरा सी जो है वो डिनोट करता है इसमें जेनेरिक नेम को। In binomial nomenclature, first name is genus, second is species, epithet and third is author's name. ऑप्शनल होता है ऑथर्स नेम, ऑथर्स नेम को आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज लोकल नेम्स ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड, सेकेंड है आर यूज्ड यूनिवर्सली, थर्ड है आर स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट नेम्स, फोर्थ है वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो आपको बताना है कि लोकल नेम्स जो अलग अलग प्लांट्स या एनिमल्स के होते हैं उनके लिए कौन सा चार ऑप्शन में से आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आंसर सही होगा वो आंसर होगा आंसर नंबर फोर्थ, वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी कि जो लोकल नेम्स है वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, किसी के भी जो लोकल नेम्स होते हैं वो प्लेस टू प्लेस बदल सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। लोकल नेम्स ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉन यूनिवर्सल। तो जो यूनिवर्सल रहेंगे और एक ही रहेगा वो नाम कौन सा है? जैसे कि किसी भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसका जो साइंटिफिक नेम होता है या बायोलॉजिकल नेम हम उसे कह सकते हैं, वो जो नेम होता है वो एक यूनिवर्सल नेम होता है, वो वर्ल्ड वाइड एक ही माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो लोकल नेम्स होते हैं वो बदल जाते हैं प्लेस के हिसाब से। ठीक है, प्लेस टू प्लेस वो वरी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।